हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 पाठ तीसरा। पाठ का नाम है सजीव में जीवन प्रक्रिया। सजीव में जीवन प्रक्रिया भाग 2। सजीव में जीवन प्रक्रिया भाग 1 ऑलरेडी हो चुका है। यदि उस पाठ को आपने नहीं पढ़ा है, पहले उस पाठ को पढ़ लीजिएगा, आपको सारी बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद इस पाठ को हम लोग शुरू करने वाले। क्या करने वाले इस पाठ में, तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा। इसके अंदर मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। इसके बाद के जो वीडियोस आएंगे हम लोग डिटेल में उसका अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, देर ना करते हम लोग इस वीडियो को वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह के बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको, नॉलेजेबल वीडियोस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो हम लोग अब शुरू करते हैं हमारा आज का पार्ट। तो स्टूडेंट्स, पार्ट को शुरू करने से पहले हम लोग पहले क्वेश्चन पे विचार करते। जो क्वेश्चंस बेसिक समझना है, इस पार्ट को समझने के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको समझना जरूरी है। जैसे पहला क्वेश्चन है, सजीव में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण जीवन प्रक्रियाएं कौन सी है। तो सजीव में कौन कौन सी ऐसी जीवन प्रक्रियाएं जो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर टोटल मैंने 6 लिखा हुआ है। 6 जीवन प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन 8 जीवन प्रक्रियाएं होती है। तो जैसे श्वसन, रक्त परिसंचरण संस्थान, पोषण, हलचल, उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि, संवेदन और प्रतिसाद। स्टूडेंट्स, आप श्वसन के बारे में जानते होंगे। हमारी जीवन प्रक्रिया में श्वसन का बहुत बड़ा अहम रोल है। यदि श्वसन नहीं होगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो हम लोग शरीर से बाहर नहीं कर पाएंगे और ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि ऑक्सीजन का हमारे ऊर्जा निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, तो श्वसन का होना जरूरी है। रक्त परिसंचरण संस्थान द्वारा हमारे शरीर में पचा हुआ भोजन शरीर के सभी भागों तक पहुँचाया जाता है। जो पोषक ऊर्जा तैयार होती है सभी भागों तक पहुँचाई जाती है। तीसरा है पोषण। बिना पोषण के ऊर्जा तैयार नहीं होगी। ऊर्जा तैयार होने के लिए हमको सबसे पहले खाना खाना पड़ेगा। पोषण में क्या हो सकता है, पोषक पदार्थ और पोषक तत्व, ये सारी चीज़ें आ जाती है। हलचल, हम लोग पूरे जीवन काल में जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोग हलचल करते रहते हैं। हमारे शरीर में अलग अलग अंग भी हलचल करते रहते हैं। और उत्सर्जन, हमारे शरीर में जो अनुपयोगी पदार्थ बने हुए हैं, उन अनुपयोगी पदार्थ को शरीर से हम लोग मलमूत्र के माध्यम से, मलमूत्र के रूप में शरीर से हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, किडनी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो हमारे शरीर में से उत्सर्जन पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। प्रजनन, सभी सजीव को अपने अस्तित्व को बनाए रखने, अपनी प्रजाति को टिकाए रखने के लिए वे लोग क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। प्रजनन के 2 प्रकार हैं, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन, जो इस पार्ट में हम लोग डिटेल में देखने वाले। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस पूरी वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए अगला, वृद्धि स्टूडेंट्स, हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोग बहुत छोटे होते हैं। उसके बाद हमारे शरीर में निरंतर क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। हर एक अंग में होती है, ऐसा नहीं किसी एक ही अंग में होती है, हर एक अंग में भी इसका विकास होता है। हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, हर एक शरीर के हर एक अंग में विकास हो। संवेदन और प्रतिसाद, हमारे पास मस्तिष्क है बच्चों, और हमारे पास संवेदन तंत्रिकाएं हैं, जिसकी मदद से हम लोग संवेदन करते हैं कि हमारे आसपास कौन सी चीज़ें घटित हो रही है, और उस घटना के हिसाब से हम लोग उसका क्या करते हैं, प्रतिसाद करते हैं। जैसे यदि आप लोग बैठे हो कहीं पर, आपको मच्छर काट दिया, तो उससे क्या होता है, उस मस्तिष्क को संवेदना मिली और तुरंत आपके हाथ ने जाकर उस मच्छर को मार दिया, मतलब आपने क्या किया, वहाँ पर प्रतिसाद किया। तो संवेदन और प्रतिसाद, इस तरह की प्रक्रिया हम लोग जीवन काल में करते रहते हैं। समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। चलो अब अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊर्जा निर्माण हेतु कौन कौन सी जीवन प्रक्रियाएं आवश्यक है। हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण करने के लिए कौन कौन सी जीवन प्रक्रियाएं जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, ऊर्जा निर्माण के लिए आपको क्या चाहिए, आपको खाना खाना पड़ेगा। तो खाना खाना ये कौन से जीवन प्रक्रिया में आ जाता है, पोषण में। पोषण, खाना खाया आपने, खाना खाने बाद उसके बाद श्वसन के माध्यम से हम लोग क्या करें, ऑक्सीजन शरीर में लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते, बाहर करते। जैसे ही श्वसन हमारे फेफड़े में जाता है, उसके अंदर वायुकोश होता है। वायुकोश जो होता है वो रक्त से पूरा घिरा हुआ होता है। वहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। और ऑक्सीजन जब वो पचे हुए भोजन में जाता है, जो पचा हुआ भोजन रहेगा उस पचे हुए भोजन में जाता है, तो वहाँ पर भोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और वहाँ पर ऊर्जा क्या होती है, तैयार होती है। अब ऊर्जा तो तैयार होगी, अब उस ऊर्जा को शरीर के सभी भागों तक क्या करना है, पहुँचाना है। तो पहुँचाने का काम कौन करेगा, ब्लड सर्कुलेशन, मतलब रक्त परिसंचरण संस्थान। रक्त परिसंचरण संस्थान क्या करेगा, उस पचे हुए भोजन का ऑक्सीकरण होगा श्वसन संस्थान द्वारा। जब उसका ऊर्जा में रूपांतरण हो जाएगा, उस सारी ऊर्जा शरीर के सभी भागों तक रक्त परिसंचरण संस्थान द्वारा पहुँचाया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस डायग्राम के माध्यम से अब मैं उत्तर पढ़ लेता हूं। दैनिक आहार में पोषक द्रव्यों का अवशोषण शरीर द्वारा किया जाता है। सही बात है, दैनिक आहार में हम लोग जो दैनंदिन जीवन में जो आहार खाते हैं उसमें पोषक द्रव्य होते हैं। पोषक द्रव्य में क्या क्या आ सकता है स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, वसा हो सकता है। ये 3 क्या है, पोषक द्रव्य है।
ठीक है। इनका शरीर द्वारा क्या होता है, शोषण होता है। इन पोषक द्रव्यों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। फिर ऑक्सीजन क्या करते हैं, उनका ऑक्सीकरण करते हैं और ऑक्सीकरण करने के बाद उसका रूपांतरण ऊर्जा में कर देते हैं और बाद में रक्त परिसंचरण संस्थान द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं तक, सभी भागों तक उसको पहुंचाया जाता है। कोशिकाओं को ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति श्वसन तथा रक्त परिसंचरण संस्थान द्वारा की जाती है। पोषण द्रव के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार पोषण, श्वसन और रक्त परिसंचरण संस्थान जैसे तीनों प्रक्रियाएं ऊर्जा निर्माण के लिए आवश्यक होती हैं। तो भविष्य में किसी ने भी आपको पूछा कि शरीर में ऊर्जा निर्माण हेतु हमारे शरीर में कौन कौन सी जीवन प्रक्रियाएं कार्य करती हैं, तो सबसे पहले पोषण, उसके बाद श्वसन, उसके बाद रक्त परिसंचरण संस्थान। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट, पाठ को समझने के लिए, जीवन प्रक्रिया भाग 2 को समझने के लिए आपको पहले उसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए मैं कुछ क्वेश्चंस को ले रहा हूं जिसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन क्वेश्चंस को आपने शायद कक्षा 9वीं या इसके पहले वाले पार्ट में आपने पढ़ा हुआ होगा, तो उसका ही रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखते जाइएगा। कोशिका विभाजन के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपने दूसरा पार्ट पढ़ा होगा सजीव जीवन प्रक्रिया भाग 1, तो उसके अंदर मैंने बताया होगा कि जो कोशिका का विभाजन होता है दो तरह से होता है, मुख्य 2 रूप में होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। उसके बाद द्विखंडन भी होता है, लेकिन द्विखंडन के बारे में हमको कक्षा 10वीं में नहीं दिया है। तो समसूत्री विभाजन जिसको मिटोसिस कहा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन जिसको मियोसिस कहा जाता है। अब समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर होता है, ठीक है, उस पार्ट को अगर आपने दूसरे पार्ट को नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। समसूत्री विभाजन हम लोग अंतर स्पष्ट कर लेते हैं। पहला पॉइंट, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका और जनन कोशिका द्वारा होता है। ये हमारे शरीर में जन्म से लेकर मृत्यु तक ये विभाजन प्रक्रिया चलती है। ठीक है, हमारी कायिक कोशिका और जनन कोशिकाओं द्वारा होता है। इस शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल है मेरु रज्जु में ये पाया जाता है, या हम लोग बोल सकते हैं बोन मेरो में पाया जाता है। ठीक है, अलग अलग अंगों में पाया जाता है, या तो जब शिशु कुछ दिनों का होता है माता के गर्भ में, तो उस अवस्था में भी उसके नाड़ी में पाया जाता है कायिक कोशिका। अब अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिका द्वारा, जनन कोशिका मतलब शुक्राणु और डिंब। शुक्राणु किसका, पुरुष का, डिंब किसका, स्त्री का, मतलब मादा और पुरुष के शुक्राणु और डिंब मिलकर ये वहां पर विभाजन प्रक्रिया पूरी होती है। बराबर है। तो जो अर्धसूत्री विभाजन है वह कायिक कोशिका में नहीं होती है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, जैसा नाम में ही लिखा है समसूत्री विभाजन, मतलब यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है स्टूडेंट, समान होती है। गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी हो जाएगी। अगर आपके पास 2n गुणसूत्र है तो आधी होने के बाद n गुणसूत्र बचेगा। अब तीसरा पॉइंट, समसूत्री विभाजन होने पर एक कोशिका से 2 संतति कोशिका तैयार होती हैं और अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं तैयार होती है। क्यों, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में अर्धसूत्री विभाजन भाग 1 और अर्धसूत्री विभाजन भाग 2, यहाँ इस तरह 2 बार उसका विभाजन होता है। इस तरह जब अर्धसूत्री विभाजन भाग 1 होता है तो मातृ कोशिका से 2 पोत्री कोशिका तैयार होती है, और जब अर्धसूत्री विभाजन भाग 2 होता है तो अर्धसूत्री विभाजन भाग 2 जो है वह समसूत्री विभाजन जैसा कार्य करता है। इसलिए वहां पर 2 जो पुत्री कोशिकाएं हैं वह अब मातृ कोशिका का काम करेंगी और 2 पुत्री कोशिकाओं से 4 कोशिकाएं तैयार होती हैं। तो यहां तक समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को। तो देखिए, समसूत्री विभाजन आपने को समझ में आ गया, अर्धसूत्री विभाजन आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग समझ में आ रहा होगा, ये जो पहला डायग्राम है इसमें समसूत्री विभाजन हो रहा है, जहाँ पर इंटरफेस है, प्रोफेस है, मेटाफेस है, एनाफेस है, टीलोफेस है। तो फेस मतलब प्रोफेस के पहले, प्रोफेस को हिंदी में प्रोअवस्था कहते हैं, और प्रो मेटाफेस मतलब मध्य अवस्था के पहले वाला प्रो मेटाफेस रहेगा, फिर मध्य अवस्था आएगी, उसके बाद अवस्था, और लास्ट में क्या आएगा, अंत्य अवस्था। इस तरह की अवस्थाओं के 4 अवस्थाओं से यह समसूत्री विभाजन गुजरता, और एक मातृ कोशिका से 2 पोत्री कोशिकाएं यहाँ पर तैयार होती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। किस तरह से हुआ आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन देख लीजिए, यहाँ पर इंटरफेस है, इसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र मतलब जो गुणसूत्र एक जैसे दिखेंगे वो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और दो नई पोत्री कोशिका निर्माण करेंगे, और बाद में 2 नई पोत्री कोशिकाओं का अर्धसूत्री विभाजन भाग 2 होगा, और उससे जाके 4 डॉटर सेल या पुत्री कोशिका तैयार होती है। आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला वाला जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये समसूत्री विभाजन का, जिसके अंदर एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाएं तैयार होती हैं। और दूसरा वाला डायग्राम आपको दिख रहा है, इसके अंदर एक मातृ कोशिका से पहले 2 पुत्री कोशिका तैयार होती है, बाद में ये 2 पुत्री कोशिकाएं मियोसिस पार्ट 2 मतलब अर्धसूत्री विभाजन भाग 2 के लिए मातृ कोशिका काम करती है, और बाद में इन 2 कोशिकाओं से 4 पुत्री कोशिकाएं तैयार होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि आप स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे तो कोशिका विभाजन गुणसूत्रों
की क्या भूमिका है, मतलब जब कोशिका विभाजन होता है तो गुणसूत्र क्या भूमिका निभाते हैं। ठीक है, चलिए, तो कोशिका विभाजन के समय जनक कोशिकाओं से डीएनए संतति कोशिका में प्रवेश करते हैं। अब जनक कोशिका से मतलब माता से जो जनुक डीएनए रहेंगे वो किसके अंदर जाएगा, डॉटर में जाएगा। डॉटर मतलब पोत्री कोशिका में जाएगा। तो जो जनक कोशिका से डीएनए कहाँ पर जाते हैं, पोत्री कोशिका में प्रवेश करते हैं। और बस जैसे ही वो डीएनए में संतति कोशिका में जाएगा तो वहां पर होगा क्या, वहां पर होगा आपका गुणसूत्र। गुणसूत्र क्या करेगा, आपकी आनुवांशिक और मानसिक और शारीरिक गुणधर्म वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित करेगा। मतलब माता और पिता के जो गुणधर्म है वही गुणधर्म आप में आते हैं। यह काम किसने किया हुआ, यह काम गुणसूत्र के माध्यम से हुआ है। ठीक है, देख लीजिए डायग्राम के माध्यम से समझ रहा होगा। यहाँ पर एक पुरुष है, उसके अंदर से कोशिका के अंदर होता है डीएनए के अंदर होता है कोशिका के अंदर होता है केंद्रक के अंदर गुणसूत्र के अंदर डीएनए, और यहाँ पर जीन के माध्यम से वह जानकारी हमारे शरीर तक आती है। समझ में आ रहा है। ये देखो आपको क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। ये गुणसूत्र जब आगे बढ़ेगा तो उसका रूपांतरण डीएनए में हो जाएगा, और डीएनए के अंदर जीन होते हैं, जनुक होते हैं। वे जनुक क्या करते हैं, माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणधर्म अगली पीढ़ी तक देते हैं। वो डिसाइड करेगा कि बच्चे का बाल का कलर कैसा होगा, नाक का आकार कैसा होगा, उसके चेहरे का कलर कैसा होगा, आंखों का कलर कैसा होगा। यह कौन डिसाइड करता है, यह डिसाइड करता है आपका जनुक। तो अनुवांशिक गुणधर्म को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम कौन करता है, गुणसूत्र करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमको अभी तक क्या समझा स्टूडेंट्स, अभी तक हमको क्या समझा, पोषण, श्वसन, रक्त परिसंचरण संस्थान, उत्सर्जन, संवहन, संवेदनशीलता, वृद्धि आदि प्रत्येक सजीवों को जीवित रहने के लिए सभी जीवन प्रक्रियाएं आवश्यक है। ये सारी जीवन प्रक्रिया उनको जरूरी है। यदि इसमें से एक भी जीवन प्रक्रिया ने बोल दिया कि मैं काम नहीं करूंगा तो सारी जीवन प्रक्रियाएं क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी, वो शरीर काम नहीं कर पाएंगी। तो हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये सभी जो जीवन प्रक्रिया है उनका एक साथ सुचारू रूप से चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन भिन्न भिन्न जीवन प्रक्रियाएं जैसे ही और एक जीवन प्रक्रिया और पाई जाती है जिसे कहते हैं प्रजनन। ये इतनी सारी जीवन प्रक्रिया तो हमने पढ़े, लेकिन इन जीवन प्रक्रियाओं को छोड़कर भी एक जीवन प्रक्रिया है जिसका नाम है प्रजनन। ठीक है, अब इस पार्ट में हमको प्रजनन के बारे में आगे पढ़ना है। तो लेकिन प्रजनन उस सजीव के जीवित रहने के लिए उपयोगी नहीं है, अपितु वह सजीव जिस प्रजाति का है उस प्रजाति को जीवित रखने के लिए सहायता करता है। स्टूडेंट, प्रजनन जो है वो सजीव को जीवित रखने के लिए मदद नहीं करता है। प्रजनन के माध्यम से सजीव कभी जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन उसकी जो पीढ़ी है, उस सजीव जो प्रजाति है वह प्रजाति जीवित रखने के लिए लोग क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं। ठीक है, यदि कोई प्राणी प्रजनन करना बंद कर दिया तो कुछ समय के बाद जाके उसके शिशु नहीं होंगे मतलब उसकी प्रजाति आगे नहीं जाएगी, और आगे जाके वे प्राणी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। इसलिए जिनकी प्रजनन क्षमता अच्छी होती है वही सजीव जो होते परिसंस्था में अपना जगह बनाकर रखते हैं। तो समझ में आ गया प्रजनन क्या है। प्रजनन सजीव जीवन के लिए जीवित रहने के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन उनकी जो प्रजाति उस प्रजाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रजाति का अस्तित्व बने रहना क्या है। प्रजाति का अस्तित्व बने रहना क्या है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रजाति का अस्तित्व किसकी वजह से बनेगा, प्रजनन के माध्यम से बनेगा। मैंने ऊपर बताया है प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने का अभिप्राय है कि प्रजाति के सजीव प्रजनन द्वारा अपने ही समान संतान को जन्म देकर अपनी प्रजाति के सजीव की वंश परंपरा को सुरक्षित रख सकें। प्रजाति का अस्तित्व मतलब क्या, प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने का मतलब क्या होता है, प्रजाति के सजीव क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, और प्रजनन द्वारा अपने ही समान नए सजीवों का निर्माण करते हैं ताकि उनकी प्रजाति जो है, उनकी जो वंश है वो वंश परंपरा सुरक्षित रहे, उनकी वंश नष्ट ना हो। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, इस प्रकार एक ही प्रजाति के सजीव प्रजनन द्वारा अपने समान सजीव उत्पन्न कर अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। इस प्रकार एक प्रजाति सजीव क्या करते हैं, प्रजनन करते हैं, और प्रजनन करके वो दूसरा सजीव उत्पन्न करते हैं, और इस प्रकार उनका अस्तित्व पृथ्वी पर बना रहता है। तो पृथ्वी पर अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि वो प्रजनन नहीं करेंगे तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, एक सजीव से बना उसी प्रजाति का दूसरा सजीव क्या जनु की दृष्टि से बिल्कुल पहले सजीव जैसा होगा। मतलब एक सजीव से जब दूसरा सजीव तैयार होता है, क्या दूसरा वाला सजीव जनु की दृष्टि से पहले सजीव जैसा होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब डीएनए की प्रतिकृति तैयार होती है, कोशिका जब विभाजन होता है,
कोशिका विभाजन होता है तो जब डीएनए अपना प्रतिकृति तैयार करता है, डुप्लीकेशन करता है, तो उस समय डीएनए के अंदर होते हैं न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजन बंध होते हैं। उन नाइट्रोजन बंध में होता है एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। उनके श्रृंखला में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। और इन सूक्ष्म परिवर्तन की वजह से जो नया सजीव तैयार होता है वो अपने पेरेंट सजीव, मतलब वो अपने मूल सजीव जैसा दिखाई नहीं देता है। तो इसका मेन कारण है जब डीएनए का प्रतिकृति होता है तो डीएनए के प्रतिकृति होते समय उसके अंदर सूक्ष्म भेद आ जाते हैं, जिसकी वजह से बनने वाला जो सजीव है वो अपने मूल सजीव जैसा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, चलिए अब उत्तर पढ़ लेता हूं मैं। एक सजीव से उत्पन्न हुई उसी प्रजाति का दूसरा सजीव जनु की दृष्टि से बिल्कुल पहले सजीव जैसा नहीं दिखता, बिल्कुल भी नहीं दिखता। आप लोग देख लीजिए, अपना एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या आप लोग अपने माता और पिता जैसे सेम टू सेम दिखते हो क्या? आपका जवाब आएगा नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत दिख सकते हो, आपकी बोली, आपके चेहरे का कलर, आपके बालों का कलर थोड़ा बहुत मैच हो सकता है, लेकिन अगर आप बोलोगे पूरी तरह मैच होता है तो नहीं होता है, इस तरह से नहीं। समसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों में आदान प्रदान और विनिमय होता है। समजात गुणसूत्रों में आदान प्रदान कब होता है स्टूडेंट्स? जब लोग देखे थे कि समसूत्री विभाजन में पैचिटिन एक अवस्था है, ठीक है, उस अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्र के जो उपयोगी घटक होते हैं उन उपयोगी घटकों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इससे जनुकों का क्या होता है, पुनः संयोग होता है। जनुक में पुनः संयोग होता है, मतलब एक जनुक का उपयोगी घटक दूसरे जनुक में, अब दूसरे जनुक का उपयोगी घटक पहले जनुक में आ जाता है। इस तरह उपयोगी घटकों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इस कारण उत्पन्न हुआ नया सजीव मूल सजीव से क्या होता है, भिन्न होता है। ये समजात गुणसूत्रों की वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ? समजात गुणसूत्रों की वजह से हुआ। उनके अंदर आदान प्रदान हुआ। आदान प्रदान होने से क्या हो गया कि उनका पुनः संयोग हुआ और नया सजीव जो तैयार हुआ वह मूल सजीव से क्या हो गया, भिन्न हो गया। लेकिन प्रजनन अलैंगिक हो तो उत्पन्न होने वाला नया सजीव पालक सजीव के ठीक समान दिखता है। पालक सजीव मतलब पेरेंट सजीव, आपका मूल कोशिका, आपके माता पिता को आपके पालक सजीव रहेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बात करें अलैंगिक प्रजनन की, तो अलैंगिक प्रजनन जो होता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर इस तरह का आदान प्रदान नहीं होता। जो समजात गुणसूत्र होते हैं जो उपयोगी घटकों का आदान प्रदान नहीं करते, तो वहाँ पर जो बनने वाला सजीव जो होता है वह सेम टू सेम या बोल सकते मूल रूप से अपने पालक सजीव जैसे ही दिखाई देता है, उसके अंदर कोई भी भेद दिखाई नहीं देता है। समझ में आ गया होगा। तो इससे समझा कि अलैंगिक प्रजनन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, समान दिखाई देते हैं, अपने माता पिता जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन जो लैंगिक परिवर्तन होता है उसके अंदर जब गुणसूत्र समजात गुणसूत्र उपयोगी घटकों का आदान प्रदान करते हैं तो उन्हें पुनः संयोग होता है और डीएनए की प्रतिकृति तैयार होते समय उनके अंदर सूक्ष्म परिवर्तन आए थे, जिसकी वजह से लैंगिक प्रजनन वाले सजीवों में जो नया सजीव तैयार होता है वह मूल सजीव जैसा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। एक ही प्रजाति के दो सजीवों में पूर्ण रूप से समानता होना या न होना किस बात पर निर्भर होता है? अगर एक ही प्रजाति के दो सजीव है वो पूर्ण रूप से समान होंगे या समान नहीं होंगे, ये किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है कि उन सजीवों में किस प्रकार का प्रजनन है, लैंगिक प्रजनन है कि अलैंगिक प्रजनन है। स्टूडेंट पहले ही मैंने बता दिया है कि लैंगिक प्रजनन में जो सजीव होते हैं उसके अंदर परिवर्तन होता है, उसके अंदर भेद होते हैं, वो अपने माता पिता जैसे दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो अलैंगिक प्रजनन होते हैं वो अपने माता पिता जैसे दिखाई देते हैं। दूसरा, आदान प्रदान विनिमय प्रकार, वो आदान प्रदान किस तरह से कर रहे हैं, उनका प्रकार कौन सा है? दूसरा, जनुकीय पुनः संयोग, क्या उनके अंदर जनुकीय पुनः संयोग हो रहा है? यदि जनुकीय पुनः संयोग होगा तो उनके अंदर परिवर्तन आएगा, यदि जनुकीय पुनः संयोग नहीं होगा तो परिवर्तन नहीं होगा। की सीमा इत्यादि प्रक्रियाएं पालक सजीव और उसकी संतान में होने वाली समानता का निश्चित करती है। बराबर है, तो लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। दूसरा, आदान प्रदान विनिमय का प्रकार, जनुकीय पुनः संयोग, ये तीन घटक आपको बताते हैं कि जो एक सजीव दूसरे सजीव से समानता दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके सामने, एक सजीव से उसी प्रजाति का दूसरा सजीव बनना और कोशिका विभाजन होना, इन दोनों में क्या संबंध है? मतलब एक सजीव से दूसरा सजीव बनना और कोशिका विभाजन, इन दोनों में क्या संबंध है? ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। प्रजनन की प्रक्रिया में गुणसूत्रों का विभाजन होता है, सही बात है। यहाँ पर प्रजनन जब होता है, प्रजनन की प्रक्रिया में गुणसूत्रों का क्या होता है? विभाजन होता है। माता के पास 46 गुणसूत्र है, पिता के पास 46 गुणसूत्र, विभाजन होकर 23 गुणसूत्र माता के पास से आते हैं और 23 गुणसूत्र पिता के पास से आते हैं। तो हुआ ना, प्रजनन की प्रक्रिया दोनों गुणसूत्रों क्या होता है? विभाजन होता है। फिर 23 गुणसूत्र माता से, 23 गुणसूत्र पिता से जो शिशु तैयार होता है उसके अंदर 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन के कारण युग्मक बनते हैं, सही बात है। जब तक कोशिका विभाजन नहीं होगा तब तक युग्मक तैयार नहीं होगा।
ठीक है। युग्मक के संयोग से नए सजीव का निर्माण होता है। जब युग्मक का संयोग होगा, जैसे जब स्त्री युग्मक और पुंयुग्मक का संयोग होगा तो नए सजीव का क्या होगा, निर्माण होगा। स्त्री युग्मक में डिंब आ जाएंगे, पुंयुग्मक में क्या आ जाएंगे, शुक्राणु आ जाएंगे। जब ये लैंगिक प्रजनन की बात कर रहा हूं मैं प्राणियों में, जब डिंब और शुक्राणु का मिलाप होगा तो वहां पर नए सजीव का क्या होगा, निर्माण होगा। सही बात बोल रहा हूं मैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लैंगिक प्रजनन में उपयुक्त सभी प्रक्रियाएं कोशिका विभाजन के कारण ही होती हैं। सही बात है। लैंगिक प्रजनन में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं सबके सब कोशिका विभाजन से हो होती हैं। आपके हर एक अंग का बनना, लैंगिक प्रजनन में हर एक अंग का विकास होना, हर एक अंग का तैयार होना किसकी वजह से होता है, कोशिका विभाजन। यदि वहां पर कोशिका विभाजन नहीं होता तो शायद एक शिशु तैयार नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला पॉइंट है, नए सजीवों के शरीर में होने वाली वृद्धि भी कोशिका विभाजन के कारण होती है। हमारा वृद्धि होता है स्टूडेंट्स, जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग, हमारी हाइट कम थी, लेकिन आज हमारी हाइट बढ़ गई है। जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ गई तो ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ है कोशिका विभाजन की वजह से, तो हमारी वृद्धि हुई है। तो बहुत जरूरी कोशिका विभाजन किसी सजीव की वृद्धि और विकास के लिए। अब प्रजनन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है प्रजनन किसे कहते हैं। एक सजीव से उसी प्रजाति का नया सजीव बनाने की प्रक्रिया को, एक सजीव से उसी प्रजाति का दूसरा सजीव या नया सजीव बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे इंसान है तो इंसान क्या करेगा, अपनी प्रजाति तैयार करेगा, तो अपनी प्रजाति तैयार करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, प्रजनन करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रत्येक प्रजाति की उत्क्रांति के लिए जिम्मेदार घटकों में से प्रजनन एक महत्वपूर्ण घटक है। उत्क्रांति हुई, मानव की क्या हुई, उत्क्रांति हुई है। ठीक है, मानव, अगर आप लोग साइंस पढ़ोगे तो मानव पहले एक बंदर था, मतलब बंदर के लेम्यूर नाम के हमारे एंसेस्टर हैं। ठीक है, हमारे पूर्वज जो है लेम्यूर, हमारे पूर्वज जो बंदर है, वहां से हमारा क्या हुआ, उत्क्रांति हुआ है। तो ये उत्क्रांति हुआ जो हमारा, इसका मेन घटक जो है वो बहुत सारे हैं। ठीक है, उनमें से प्रजनन भी क्या है, एक प्रमुख घटक है। ठीक है, आपने देखा था दूसरे पार्ट में कि पर्यावरण का बहुत ज्यादा योगदान होता है हमारे उत्क्रांति में। ठीक है, तो उसी तरह से प्रजनन का भी हमारे उत्क्रांति में बहुत ज्यादा योगदान है। आगे चलते हैं। तो प्रजनन दो प्रकार से होते हैं स्टूडेंट्स, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन जो होता है वो मुख्यतः प्राणियों में होता है और वनस्पतियों में होता है। अलैंगिक प्रजनन बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले हैं, जो आगे की वीडियो आएंगी उनमें हम लोग देखने वाले हैं कि अलैंगिक प्रजनन कितने प्रकार हैं, लैंगिक प्रजनन कितने प्रकार हैं, अलैंगिक प्रजनन कौन कौन करते हैं, कौन कौन से ऐसे सजीव हैं जो अलैंगिक प्रजनन करते हैं, कौन से ऐसे सजीव हैं जो लैंगिक प्रजनन करते हैं। तो इन लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन के बारे में हम लोग डिटेल अध्ययन करने वाले हैं इसके बाद की आने वाली वीडियोज़ में। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को पूरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको आगे की वीडियोस भी और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप अब तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन के साथ। धन्यवाद।